हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि हमने कहा कि संसद का मतलब क्या होता है। तो संसद का मतलब होता है, संसद का मतलब हो गया, जा रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। लोकसभा नो सर। प्लस प्लस सर वीडियो बंद राज्यसभा। हो गया सर। क्या? नहीं आ रहा है नहीं सर। दिखाई वीडियो दे बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया सर, स्क्रीन वो वाला बंद हो गया। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नो नो सर। सर। जो हम सर लिख रहे आया हैं। था फिर से मतलब बंद हो गया। अच्छा, फिर से यस बंद हो सर। गया। अच्छा, एक मिनट। यस सर। इसे ट्राई कीजिए। हाँ सर, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल आएगा। यस अब आ रहा है क्या? सर। नो 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 सर। सर। यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर आ सर। गया। यस सर। आएगा। आ गया। यस सर। आ रहा है? यस यस सर। आ गया। अब देखिए, संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा यदि जितना भी है उसका 2/3 बहुमत से किसी चीज को पारित कर देता है तो वह कहाँ चला जाता है? राज्यसभा में। कहाँ चला जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा। और राज्यसभा भी जब 2/3 बहुमत से, 2/3 का मतलब समझते हैं ना? यदि 300 आदमी है तो 200 आदमी है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, कि जो जो उस वक्त मतदान कर रहे हैं, मतदान करने वाले आदमी का 2/3। लोकसभा की सीट कितनी? 545 है ना? ठीक है, तो 545 नहीं, बल्कि यदि उस वक्त किसी भी कानून पर वोट यदि 400 आदमी कर रहे हैं तो 400 का 2/3 इतने लोग यदि मत दे देंगे तो वह पास हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? ठीक है। और यदि यदि उस वक्त 500 लोग अवेलेबल है, 545 लोग हैं, तो 545 का 2/3, ठीक है ना? जो होगा उतना लोग जब वोट दे देगा तो वह कानून पास हो जाता है लोकसभा से। जब लोकसभा से वह कानून पास हो गया तब वह कानून आता है राज्यसभा में, और राज्यसभा से भी जब कानून पास हो जाता है तब उस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? हस्ताक्षर। राष्ट्रपति का और जब राष्ट्रपति signature। उस पे हस्ताक्षर कर देता है तब वह क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। कानून। अब इसको लागू कैसे होता है? तो जब ये कानून बन गया तो भारत सरकार का गजट होता है। क्या होता है? भारत सरकार का गजट। क्या कहते हैं उसको? गजट। गजट। गजट में जिस दिन यह प्रकाशित होता है, भारत सरकार का जो है प्रेस है, भारत सरकार का प्रेस का क्या नाम है? गजट। वहां जिस दिन प्रकाशित होता है उस दिन से, ठीक है, यह लोगों के जानकारी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस आ जाएगा। जिस दिन से यह जान प्रकाशित हो गया उस दिन से वह कानून बन जाता है। बन जाता है। क्लियर है? यस अब सर। जब ये कानून बन गया, ठीक है, तो कानून जब बन गया तब किसी को ये लगता है कि ये जो कानून बना है ये संविधान का उल्लंघन है। क्या लगता है? संविधान का। संविधान का उल्लंघन है। हाँ, कि संसद ने, लोकसभा ने कानून का उल्लंघन करके यह कानून बनाया है, तो वह क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस कानून को चुनौती देता है। क्या देता है? चुनौती, चैलेंज करता है। वहां पे केस लाता है, ठीक है, और जब उस केस को लाता है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जो सीनियर जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यस के सर। 5 सीनियर जज हैं, उस सीनियर जज बैठ करके, ठीक है, और एक संवैधानिक पीठ बनता है और जिसमें कि उस कानून की समीक्षा की जाती है और ये देखा जाता है, ठीक है, यह देखा जाता है कि वह कानून, पांच पांच जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर, कम से कम 5 होने चाहिए, मतलब 5 ही नहीं होगा, कम से कम 5। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के, यस सर। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जज, ठीक है, कम से कम 5 जज, ठीक है, अधिक से अधिक 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, हमेशा विषम नंबर में होगा, है ना? 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? 30+1। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है अभी?
+1 30 प्लस 30 को जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो ये जो जज है उस कानून को देखते हैं कि यह कानून जो है संविधान के अनुसार है या नहीं, और यदि संविधान के अनुसार वो कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वाइड शून्य कर देता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि वह कानून जो है वह इसकी मेरा वीडियो जा रहा है क्या? यस सर मेरा यस वीडियो सर जा रहा है, ठीक है, ऑफ कर देते हैं। मेरा वीडियो बन रहा है? यस सर अच्छा ठीक है, बनने तो बाद में कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि यदि वो संविधान के कानून का उल्लंघन है तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यस हम सर। हमारे देश में ये कानून बनाने का इस तरह से तरीका है। अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आता होगा कि फिर बिहार सरकार या महाराष्ट्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार कैसे कानून बनाती होगी, दिमाग में आता है ना? यस सर। ठीक है। यस सर यस तो हम लोग किताब में संविधान में पढ़े हैं ना कि भारत एक संघ है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भारत Yes. एक क्या है? संघ है, यूनियन है। Yes, भारत sir. एक यूनियन है, पढ़े हैं ना हम लोग? तो sir. यूनियन का क्या मतलब होता है कि विभिन्न राज्यों से जो मिल के बनता है उसी को यूनियन कहेंगे। Yes, sir. यस ठीक है, बहुत सारे लोग जब मिलेंगे तभी ना हम उसको समाज कहेंगे। एक व्यक्ति से समाज बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। ठीक No, है, sir. नहीं No, बनेगा। sir. नो सर तो भारत एक संघ है, और भारत एक संघ है कैसे? जब इसमें विभिन्न राज्य मिलेंगे, चाहे बिहार हो, यूपी हो, सब हो। तो हमारे संविधान में ये काम किया Yes. गया है कि हमारे संविधान में जितना भी काम है ना उसको राज्य सूची क्या कर दिया है? लिखते जाओ बेटा, राज्य सूची, संघ सूची। ठीक है, अरे बुरा मत मानना, Yes, उसमें sir. हमारी कुछ फुआ भी होगी बैठी हुई। हम दमगरी में तो हम लोग अभी ये है ना कुछ फुआ, तो बुरा मत मानना, हमारे मुंह से निकल गया बेटा तो बुरा मत मानना। ठीक है, उम्र में तो तुम लोग से बड़े हैं ना। यस Yes, सर। sir. ठीक यस है, सर ठीक है। अब देखो मनसिका के पापा जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो है कि वो मेरे पिताजी का भाई बन लगते हैं। तो अब मनसिका तो उस लिहाज से मेरी फूफा ये हो गई, बहन हो गई, है ना? तो Yes, sir. चलो चलो आगे चलते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। हमने आपके कहा है, ठीक है, हम लोग सारे लोग एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। चाहे हम लोग सोनी हो, चाहे राखी हो या समीक्षा हो, सब लोग हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। चाहे कादिर हो, Yes, sir. नयन हो, हम लोग उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग के पूर्वज भी एक ही थे, है ना? Yes, sir. यस सर sir. हाँ, तो इसलिए हम लोग सब एक है, हम लोग अलग अलग नहीं है। हमने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है, समझ रही हो ना यस राखी? सर। हाँ, तो हम Yes, लोग चल sir. हाँ बाबू, हम लोग चलते हैं। तो हमने बताया कि क्या किया है संविधान ने क्या किया है, काम बांट दिया है। जैसे घर में काम बांट देता है ना कि पापा कमा के लाएंगे, मम्मी खाना बनाएगी, है ना? दादी जो है, दादी यस बैठ करके डांटेगी सबको, दादाजी सबको बैठ के डांटेंगे, देखेंगे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह Yes, से sir. हमारे संविधान ने काम बांट दिया। एक तो कर दिया राज्य सूची, क्या कर दिया? राज्य सूची। दूसरा राज्य कर सूची। दूसरा कर दिया संघ सूची, और तीसरा कर दिया समवर्ती सूची। क्या कर दिया? समवर्ती सूची। समवर्ती। समझ तो राज्य सूची पर जो है कानून जो है सिर्फ बिहार राज्य बनाएगा, हर एक राज्य बनाएगा। राज्य सूची पर जो कानून है, राज्य सूची में जो विषय है, जैसे कृषि का कानून है, जैसे मान लीजिए शिक्षा पर कानून है, तो शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची में होता है। तो शिक्षा पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। समझ रहे हैं चीज को? Yes, यस sir. ठीक यस है, सर जैसे कुछ ऐसा विषय है, जैसे कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य बनाएगा। ठीक है, कानून व्यवस्था जो Yes, sir. देखोगे, बड़ा बड़ा कानून जब होता है वो भारत सरकार बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से संघ सूची और राज सूची और इस तरह से समवर्ती सूची करके बांटा गया है। और इसमें जो है ना, हम जो संविधान है उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। ठीक है, कि ये विषय Yes, इसमें sir. है, ये विषय इसमें है, ये विषय इसमें है। तो बिहार का जो विधायिका है, जो एमएलए वगैरह होते हैं, हर एक राज्य का ऐसा ही होता है। वो उस राज्य के जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर कानून बनाता है। क्लियर हो गया तुम लोग को? यस Yes, सर। sir. यस क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमसे सोनी ने पूछा था कि ये क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद का मतलब होता है बाबू कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष के लोग, ठीक है,
अपने अधिकार में इतना चले जाते हैं कि देश के अधिकार से ऊपर उठ जाते हैं। मान लीजिए हम सोनी का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। सोनी है, सोनी एक व्यक्ति है, एक नागरिक है ना। और हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना हमारे संविधान में, मिला है कि नहीं मिला है? मौलिक अधिकार यस सर। मौलिक अधिकार। तो सोनी बोले कि नहीं, जो है कि हमको रोड पे चलने का अधिकार है, हमको कानून के द्वारा मिला हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति भी कहेगा कि हमको भी रोड पे चलने का अधिकार मिला हुआ है ना। तो जब सोनी का अधिकार या राखी का अधिकार दूसरे के अधिकार से टकराने लगता है, तो फिर दिक्कत आती है नहीं आती है? Yes. ठीक है। तो एक व्यक्ति और समाज का संबंध आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? व्यक्ति और समाज। Yes. यस सर। व्यक्ति जो है वह समाज में ही पलता है और पोसाता है, उसका विकास होता है, समाज में ही वह हर चीज सीखता है और फिर उसको सीखने के बाद मजबूत होता है। यदि हम समाज से व्यक्ति को हटा दे तो समाज खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताइए आप हमको। हो जाएगा। यस सर। समाज से व्यक्ति को हटा दें तो व्यक्ति का विकास हो पाएगा क्या? एक व्यक्ति नो सर। नहीं, विकास नहीं हो पाएगा। तो एक व्यक्ति अपने जरूरत के लिए एक समाज में रहता है और समाज में प्रोग्रेस करता है। अब यहाँ पे देखो सोनी, तुम्हारे काम का चीज है जो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, तुम सबों को समझाना चाह रहे हैं। राखी और समीक्षा तुम लोग भी ध्यान दो, ठीक है। कादिर, अब यहाँ देखो, हमने बोला ना व्यक्ति और समाज, ठीक है, क्लियर है कि Yes, sir. व्यक्ति और समाज दोनों का संबंध इसी में है कि कि हमारा अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। और व्यक्ति को मतलब मान लो तुम एक व्यक्ति और समाज को मान लो समूह। समाज मतलब समूह हुआ ना, यस सर। ठीक है। तो उसी तरह से यदि क्षेत्रवाद को तुम मान लो व्यक्ति, ठीक है, एक छोटा सा एरिया, और वह क्षेत्रवाद ये कहे कि हमको अपने तरह से जीने का अधिकार है, हम भारत को नहीं मानते हैं, भारत को हम नहीं मानते, भारत से अलग हो जाएंगे, हमको भारत ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इसको क्षेत्रवाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और Yes, sir. इस क्षेत्रवाद के उत्पत्ति का कारण क्या होता है? देख लो, इस क्षेत्रवाद के उत्पत्ति का कारण क्या होता है? कहीं पे विकास नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, विकास नहीं हो रहा है। दूसरा चीज क्या है ना, कि गरीबी बहुत है, ठीक है, गरीबी बहुत है। तीसरा क्या हो गया, शिक्षा की कमी है। चौथा क्या हो गया, आवागमन के साधन, यातायात के साधन कम है। आवागमन होता है ना, रोड, रेल, सड़क, उसके द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। यस तो उस एरिया के लोगों को लगता है कि मेरा विकास तो हो नहीं रहा है, हम लोग गरीब हैं तो मेरा शोषण हो रहा है, हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमको शिक्षा नहीं है तो हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरा विकास नहीं हो पा रहा है। आवागमन के साधन नहीं है, रोड नहीं है, रेल नहीं है, वायुयान नहीं चलता है, जल मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर हम बिजनेस भी नहीं कर सकते। और बिजनेस करने के लिए जरूरी क्या होता है? बिजनेस करने के लिए जरूरी होता है कच्चा माल, जरूरी होता है बाबू, Yes, sir. कच्चा माल जरूरी होता है, बिजली की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब ये कच्चा माल, बिजली और मजदूर, ठीक है, तो मजदूर तो मिल जाएगा क्योंकि उधर गरीबी है, बिजली भी मिल जाएगा, लेकिन कच्चा माल तो आने के लिए आवागमन चाहिए ना, रोड चाहिए या नहीं चाहिए? और यदि कच्चा माल बन भी गया, ठीक है, तो इस सारे माल को जब नया माल बन गया, अच्छा माल बन गया, पका हुआ माल बन गया, तैयार हो गया ये माल, ठीक है, तो इस माल को भेजने के लिए भी फिर रोड चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, यस सर। तो ये सारी चीजें विकास के लिए जरूरी होती है, चाहे वो किसी एरिया में हो, आपके गांव में यदि अच्छी रोड हो, आपके गांव में अच्छी बिजली हो, आपके गांव में बड़ा सा रोड हो, तो आप बाहर से सामान ला के वहाँ फैक्ट्री बना सकते हैं, फैक्ट्री बना करके वहां से सामान को लोड करके बाहर भेज सकते हैं ना, ठीक है। Yes, sir. तो फिर आप किसी भी राज्य से या किसी भी क्षेत्र से पीछे तो नहीं रहेंगे ना, ठीक है। और आज आप देखिए कि आपके एरिया में विकास, आज आपके एरिया में विकास इस रूप में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना? हाँ, Yes, पहुंच रहा है। तो यही क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बाबू। तो हम लोग आ जाएंगे चैप्टर पे, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? क्या पूछूं? दोन रीजन करो ना। किसी को पूछना हो बताओ जल्दी, टाइम बर्बाद नहीं करना बाबू, जल्दी।
सर निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है? हाँ, निरंकुश। निरंकुश बोलते हैं ना, निरंकुश, उस पर कोई, निरंकुश का संधि विच्छेद करो, निरंकुश। ठीक है, निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है नहीं है उस पर कोई अंकुश। यही हुआ ना, नहीं है उस पर कोई अंकुश, नहीं है उस पर कोई अंकुश। कोई कहने का मतलब, जैसे कोई अंकुश, अंकुश का मतलब जानवे करते हो, प्रभाव, ठीक है, या कानून। तो राजा जो होता था पुराने जमाने में, राजा के मुंह से निकला हुआ बात ही जो होता था वो कानून होता था। यदि राजा अच्छा है तब तो ठीक है, हमारे यहाँ राजा को भगवान की तरह माना जाता था। लेकिन सोचो, राजा यदि पागल है, राजा यदि तानाशाह है, राजा यदि सनकी है, तो वो क्या करेगा? उसके मन में आएगा कि नहीं, दमगरी को हटा दो, इनरवा को हटा दो, यहाँ पे जो है खेत बोल दो, सबको भगा दो, सबको जेल में डाल दो। तो उस पर कोई कानून है? राजा का जो भी बात है, उस बात का तुम विरोध करोगे तो उसका सैनिक आके मार देगा, पीट देगा, खत्म कर देगा, जेल में डाल देगा। ठीक है, तो राजा का विरोध तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नो सर। नहीं कर सकते। तो इसी निरंकुशवाद के समाप्ति के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था किया गया है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी भी यदि किसी का गलती करता है तो उसके लिए भी कानून वही है जो कादिर के लिए है, जो अभय सिंह के लिए है, जो नयन के लिए है। ठीक है, उसको भी वही सजा मिलेगा मोदी को। नीतीश कुमार भी गलती करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगा जो नयन को मिलेगा, या ओंकार को, या मानसिका समीक्षा, जिसको मिलना हो, है ना मेरी बात। और Yes. संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 14 याद रहेगा ना, 14, ठीक है, ये कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है। विधि के समक्ष सब क्या है? समान है। समान है। समान है। और सभी को समान संरक्षण है। और सभी को क्या है? सभी को समान समान संरक्षण है, समान संरक्षण है। इसका मतलब तुम लोग समझ गए? क्लियर हो रहा है कि विधि के समक्ष ना छोटा कोई है ना बड़ा है। विधि विधि जो भी है, तो यदि मोदी को भी कुछ मदद मिलती है तो कादिर को भी मिलेगा, अभय सिंह को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, चाहे वो कोई हो, राजा हो, रंक हो। दूसरी चीज, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब हमारे देश में कानून का नियम है। कानून संसद बनाती है, विधानसभा बनाता है। तो संसद और विधानसभा कानून कैसे बनाता है? तो यहाँ पे हम लोग वोट डालते हैं बाबू, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस वोट डालते हैं, तो वोट डालने में जो जीतता है वो निर्वाचित होता है ना, चुनाता है ना, यस सर। निर्वाचित यस होता है। सर। निर्वाचित होता है या तो एमएलए होगा, या विधायक जी होंगे, या एमपी साहब होंगे, सांसद महोदय होंगे, होंगे ना। यस ये सर। ये एमएलए जाकर के मुख्यमंत्री को चुनता है, और एमपी साहब जाकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यही होता है ना। Yes, sir. यस ठीक है, सर। एमएलए और मुख्यमंत्री मिलकर राज्य में कानून बनाता है, और एमपी और प्रधानमंत्री मिलकर के संसद में कानून बनाता है। यही होता है ना। तो Yes, कहने sir. का मतलब कि सर। हमारे यहाँ कानून कौन बना रहा है? हमारे यहाँ कानून जनता के वोट, और उस वोट से जो चुनाते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा जो प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जिसको हम चुनते हैं, मतदान के द्वारा चुनते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, वो जाकर के कानून बनाता है। और वो जो कानून बनाता है, उसी कानून के तहत हमारे यहाँ शासन होता है। और उस कानून को ये संविधान में जो ताकत दिया है, उसी ताकत के तहत पे कानून बनता है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा जो भी कानून बनाता है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट उसका निरीक्षण करता है कि यह संविधान के प्रावधान के अनुसार है या नहीं, संविधान के कानून के अनुसार है या नहीं। और यदि वो संविधान के कानून के अनुसार नहीं है, तो या तो उस कानून को रद्द कर देता है, या उस कानून का आधा भाग खराब है तो आधा भाग, खराब भाग को हटा देता है। क्लियर, समझ रहे हो चीज? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, और इस रूप में हमारे यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ शासन किसकी है? हमारे यहाँ शासन हम लोगों की है या नहीं है? बताइए। यस सर। हम Yes, लोग sir. प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना, संविधान में एक प्रस्तावना का भाग है, याद है आप लोग को? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, पढ़ते हैं ना, ऐसा है ना।
Yes, sir. तो Yes, sir. हम भारत के लोग जो हैं, यही ना प्रस्तावना का सबसे मुख्य पार्ट है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व बताए ना, प्रभुत्व संपन्न, कल हम बताए थे संप्रभुता, Yes, sir. संप्रभुता बताए Yes, sir. थे। तो यहाँ संप्रभुता में प्रभुत्व संपन्न है या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. यही ना सोवर्जिनिटी हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. सोवर्जिनिटी किसमें निवास करता है? हम भारत के लोग में। और Yes, हम sir. भारत के लोग मतलब हम लोग सब आते हैं, चाहे वो सोनी हो, मौसम, राशि, राखी, समीक्षा, अभि सिंह, नयन, कादिर, मनसिका, जो भी सब लोगों में ना, ये चाहे अविनाश सर है, पिंकू सर है, सब लोगों में ना ये प्रभु सत्ता जो है सब लोगों में है। और हम लोग जिसको चुनते हैं उस तरह से जाके कानून बनाता है। क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को? क्लियर हो रहा है बाबू? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. चलो। तो जब Yes, निरंकुश शासन होगा तो राजा का ही बात कानून होता है। राजा जो कहता है उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। राजा पागल है वो कह देगा तो वही सही। राजा कहेगा कि नहीं, इस दीवार को हटा के वहां फेंक दो, तो वही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। ठीक है, तो निरंकुश का मतलब हो गया कि राजा पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसी रूप में वो निरंकुश होता है। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कि वह राजा अच्छा आदमी हो तो अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी राजा तो निरंकुश है ना। ठीक है, और अच्छा काम करेगा तो हमको बुरा नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं राजा अच्छा है। लेकिन अच्छा है, लेकिन राजा का बात ही ना कानून है वहां, दूसरा कोई चीज तो कानून नहीं है वहां। क्लियर? Yes. ठीक है, अब बताओ निरंकुशवाद हो गया, समझ गए निरंकुशता का मतलब? जिस पर कोई अंकुश sir. नहीं Yes, हो, जिस पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं हो। लिख लो, निरंकुशवाद का मतलब, लिख लो बाबू, निरंकुशवाद का मतलब वह वाद होता है जिसमें उस संस्था पर या उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होता है। सर जिसमें निरंकुशवाद का मतलब वह वाद होता है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल, बाय एक्सटर्नल कंट्रोल। जैसे तुम अभि सिंह हो, तुम्हारे पिताजी हैं, वो प्रभुत्व संपन्न है, उस पर किसी का कंट्रोल हो सकता है। हम बोल सकते हैं तो आपके पिताजी को कि नहीं आपको यही करना होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो यदि वो तुम आपके पिताजी अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, यदि अच्छे नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो निरंकुश व्यक्ति होता है उस पर किसी प्रकार का अंकुश ना होता है, ना किसी नियम का, ना किसी कायदे का, ना समाज का, ना किसी संस्कृति का। ठीक है, ना अच्छे का ना बुरे का, उसके मन में जो आता है वो वही करता है और उसके मुंह से निकला हुआ बात ही कानून होता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. आगे अब किसी को और कोई प्रॉब्लम कि हम लोग चलें चैप्टर पे? Sir, Chapter पे एक चलिए। पूछो Chapter पे. पूछो पूछो Chapter पूछो पे सर क्या सीमा शुल्क हो क्या गया होता सर, है सर? चैप्टर पे चलिए ना। क्या बेटा, क्या पूछी बाबू? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क। हाँ, देखिए हमारा देश जो चलता है ना, ठीक है, तो हमारा देश जो चलता है तो उसमें क्या होता है कि पैसा चाहिए होता है कि नहीं होता है? बताइए, सरकार को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. yes sir Yes, तो sir. सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा। Tax. Yes, टैक्स को हिंदी में शुल्क कहते हैं। क्लियर? yes sir जैसे इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है ना, मनोरंजन टैक्स होता है, नाम सुने हो सबका? Yes, no sir. sir. सुने हो? yes sir कष्ट। उसके बाद जैसे कोई चीज हम बाहर से विदेश से मंगाते हैं तो उसके लिए हमको जो है कि कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, आयात निर्यात शुल्क देना पड़ता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है ना। ठीक है, सर आवाज Yes, नहीं sir. क्लियर समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, Yes, Yes, sir. अब इसमें तुमने पूछा कि क्या पूछा? सीमा शुल्क ना। yes ठीक है,
यस सर। सीमा शुल्क को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। जैसे एक सीमा से दूसरे सीमा में हम किसी सामान को ले जाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। यदि हम अमेरिका से कार मंगाते हैं, या अमेरिका से हम लैपटॉप मंगाते हैं, या अमेरिका से हम मोबाइल मंगाते हैं, मान लीजिए, तो अमेरिका से जब मंगाएंगे तो अमेरिका निर्यात टैक्स लगाएगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। वहां से कोई यस सामान सर। तो निर्यात ड्यूटी लगाएगा। जब भारत में कोई सामान आएगा तो भारत सरकार उस सामान पे आयात कर लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ठीक है। आयात को कहते हैं, निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट, आयात को कहते हैं इंपोर्ट। लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं आयात। आयात का मतलब हो गया आयात का मतलब हो गया इंपोर्ट, अंग्रेजी में इसको इंपोर्ट कहते हैं। और निर्यात का मतलब हो गया एक्सपोर्ट। क्लियर। यस सर। हमारे यहाँ जो चीज यस सर। आता है, हमारे यहाँ आने वाला, देखो आयात अ है, अ से आने वाला जो चीज आता है उसको इंपोर्ट कहते हैं। निर्यात मतलब निकास, निकाल दो, ठीक है। तो निर्यात जो चीज को निकाल देते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, है ना। क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो यस सर। ये जो आने और जाने वाला जो टैक्स लगता है किसी सामान पे, इसी को हम लोग सीमा शुल्क कहते हैं। ये सीमा शुल्क दो तरह से लगेगा, एक तो अमेरिका लगाएगा, एक इंडिया लगाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि यस अमेरिका जो लगाएगा तो अमेरिका को फायदा होगा, ठीक है। हम इंडिया में लगाएंगे तो हमको इंडिया में फायदा होगा, है ना, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो कि मान लो मोबाइल कंपनी, मोबाइल पे हम मंगा रहे हैं मोबाइल, या तो हम इंडिया से भेज रहे हैं या इंडिया मंगा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग भेजना चाहोगे कि मंगाना चाहोगे, पहले ही बताओ। क्या सर भेज सर भेजना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इंडिया भेज भी रहा है, भेजा सर। इंडिया भेज रहा है। तो मोबाइल को जो हम भेजेंगे तो मोबाइल को बनाने में खर्चा हुआ या नहीं हुआ, मजदूर लगा था इसमें, बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। यस सर। मशीन का खर्चा लगा था या नहीं लगा था, लगा था ना। इस सारे मजदूर को पैसा देने में, यस सर। मशीन को लाने में, अब प्लस इस सारे सामान को लगाने में पूंजी लगा था या नहीं लगा था, सो बताइए, ठीक है, लगा था ना। यस सर। तो मतलब ये मोबाइल को बनाने के लिए, और हमको फिर यस सर। कच्चा माल चाहिए था कि नहीं चाहिए, कच्चा माल रहेगा तब ना उसको हम पक्का माल बनाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल को बनाने के लिए यस सर। मोबाइल को बनाने के लिए हमने कच्चा माल खरीदा, उस कच्चा माल को हम शुद्ध किए, शुद्ध करने के लिए हमको पूंजी उंजी की जरूरत पड़ेगी, पैसा लगाए, ठीक है। और पैसा लगाए, फिर मजदूर को बुलाए, मजदूर को भी हम मेहनत दिए, और ये सारा कर, फिर मशीन खरीदे, मशीन बैठाए, जमीन खरीदे, जमीन भी चाहिए ना फैक्ट्री लगाने के लिए, जमीन खरीदे। तो इन सब में जो खर्चा हुआ, उस सारे को खर्चा को जोड़ करके मोबाइल का कीमत बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, बना। अब ये मोबाइल का कीमत मान लीजिए सारा खर्चा जोड़ के मिला 10,000 रुपया, 10,000 इस मोबाइल का कीमत हो गया, ठीक है, सारा सामान जोड़ के। अब यदि मोबाइल बन रहा है दमगरी में, ठीक है, और मोबाइल को हम दमगरी से सहरसा में जाके बेचेंगे, तो दमगरी में एक ऑटो लेंगे, उस ऑटो पे उसको रखेंगे, और हम मान लीजिए 1,000 रुपया उस ऑटो वाला को देंगे कि जाके इस सारा एक एक मतलब एक ट्रक सामान जो है जाकर के सहरसा में दे आओ। तो सहरसा में जब जाएगा तो उस 10,000 में फिर ये 1,000 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो यदि उस ट्रक में मान लीजिए 1,00,000 मोबाइल है, ठीक है, तो 1,00,000 मोबाइल में वो 1,000 रुपया बट जाएगा, तो हो सकता है कि 10,000 10 रुपया जो है उसका कीमत होगा या नहीं, ठीक है, होगा। यस सर। अब इसी को देखिए, जो दुकान चला रहा है सहरसा में, ठीक है, जो एक भाड़ा का दुकान लिया हुआ है, किसी से भाड़ा लिया हुआ है, वह जो है 15 घंटा 16 घंटा दुकान में बैठता है, ठीक है। कस्टमर जो मोबाइल खरीदने आता है तो उसको बेचता है, तो वह भी उसमें कुछ पैसा जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, ये बताइए, ठीक है। तो यस सर। 10,000 में 10 रुपया भाड़ा हो गया, मान लीजिए भाड़ा हो गया। अब फिर वहां जो खर्चा कर रहा है, जो बैठा है सामान, उसका मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यस सर। उसका मजबूरी 200 रुपया दीजिएगा ना। तो वो तो 200 रुपया में खट रहा है, प्लस उसको फायदा नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो काहे के लिए, जब मजदूरी करना है, फायदा नहीं मिलेगा तो फायदा भी चाहिए ना। दुकान खोला हुआ है, वो भी 2 गो मजदूर को रखा हुआ है, तो कहने का मतलब 200-400 रुपया उसको और दीजिए। तो कहने का मतलब सब जोड़ जाड़ के इसका कीमत 11,000 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, ठीक हो गया। यस सर। इसी सामान को जब हम भारत से
सहरसा से हम भेजेंगे मान लीजिए बम्बई, बम्बई से ही ना बम्बई से ही ना जहाज के द्वारा जाएगा, ठीक है। बम्बई से भेज दें, सूरत भेज दें, मद्रास भेज दें, चेन्नई भेज लखनऊ। नहीं, लखनऊ में, लखनऊ समुद्र के किनारे एरिया नहीं है ना, ठीक है। तो माल ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए जो समुद्र वाले रास्ते का यूज किया जाता है, तो हमारा जो समुद्र के तट का जो एरिया होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसमें देखेंगे विशाखापट्टनम है, उड़ीसा का है, बहुत सारा तट है ना। तो हम यस। सहरसा से इस सामान को भेजेंगे, हम मान लीजिए सहरसा से हम सामान को भेजे बम्बई, मान लीजिए बम्बई भेजे, तो बम्बई भेजे तो फिर बम्बई जाने में खर्चा होगा ना जी। तो खर्चा होगा तो मान लीजिए फिर इस सामान का कीमत, मान लीजिए बम्बई जाने में 1,000 रुपया और खर्चा हो गया, ठीक है। मान लीजिए खर्चा तो हो गया 5 लाख रुपया, तो लेकिन उस ट्रक पे तो और सारा सामान है, ठीक है। तो सारा सामान में उस 1,000 रुपया को बांटेंगे, बांट देंगे। तो 1,000 रुपया को बांटेंगे, या जो 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो भी खर्चा हुआ उसको बांटेंगे, तो मान लीजिए 500 रुपया और कीमत हो गया, तो 11,500 रुपया बम्बई में इसका कीमत हो गया कि नहीं मोबाइल का, बताइए। हुआ ना। यस सर। ठीक है। अब हम जब इसको निर्यात करते हैं, हम बताए थे ना निर्यात, निर्यात को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, एक्सपोर्ट, निकाल देना। एक्सपोर्ट। हाँ, तो भारत सरकार, जाने वाला। यस सर। हाँ भारत सरकार इस पर जो है ना, ठीक है, 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। क्या लगा दिया? नहीं, एक्सपोर्ट होगा ना, निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट होगा ना। आयात का यस सर। हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। यस सर। ड्यूटी का मतलब होता है कर, ठीक है। निर्यात कर इसको कहते हैं, निर्यात कर, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो ये लगा दिया। यस सर। तो अब देखिए 11,500 में 10% और हो गया, ठीक है, वो जुड़ गया। अब ये पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका सरकार को बोला कि हमारे यहाँ सामान आया है इंडिया से, हम भी 10% का टैक्स लगाएंगे या 20% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो फिर उस मोबाइल पे 20% का टैक्स लग गया, ठीक है ना, लगा ना बाबू, ठीक है। और यस इस रूप में जो यहाँ 10,000 का मोबाइल था, वो जोड़ जा के 16,000 में वहाँ बिक रहा है, या हो सकता है 20,000 में बिके, ठीक है। तो इस रूप से उस मोबाइल का कीमत बना। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि सीमा शुल्क, तो एक सीमा से क्या हो गया, किसी का कॉल आया क्या? समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग, कौन? हेलो, साकिर, कुछ लोग हट गए क्या? नो सर। साकिर, साकिर यस सर। ठीक है, जो साकिर हो ना, ठीक है, हमको लगा कि इसमें कुछ लोग दिखा रहा था कि हट गए। ठीक है बाबू। तो यहाँ हम लोग देखें, सीमा शुल्क का मतलब हो गया कि एक सीमा से दूसरा सीमा पे जाने को, अंग्रेजी में इसको ऑक्ट्री कहते हैं, ठीक है, शुल्क को ऑक्ट्री कहते हैं, OCTROI, ऑक्ट्री, ठीक है। तो एक सीमा से दूसरे सीमा पर जाने पर जो शुल्क दिया जाता है उसको सीमा शुल्क कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। यस सर। हमारे यहाँ जीएसटी का चर्चा हमने कल किया था, तो आप लोगों को याद होगा। जीएसटी, जीएसटी का फुल गुड फॉर्म सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विस का यस। मतलब होता है सेवा, और टैक्स का मतलब होता है कर। आप लोग लिख लीजिए, जीएसटी का मतलब होता है, जी फॉर गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, सर्विस फॉर सेवा, सेवा, ठीक है, और टी फॉर टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी, हमारे यहाँ जीएसटी लगा हुआ है। अब क्या है कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, एक बार जब आप जीएसटी दे दिए, हेलो बाबू, जिसके तरफ आवाज कर रहे हो बंद कर दो, जिसके तरफ मोबाइल आवाज कर रहे हो मोबाइल बंद करो, काटो उसको, ठीक है। इस अपने तरफ देख लीजिए, अपना रेडियो, सॉरी, ऑडियो वही खोल के रखिए जिसके तरफ आवाज नहीं है, जिसके तरफ आवाज है अपने ऑडियो को बंद कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। यस सर। तो हमने ये कहा कि जीएसटी यस जीएसटी सर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी पहले होता क्या था ना, कि आप यहीं से जाइए तो एक ट्रक पे लिखा रहता था बिहार का परमिट है, तो किसी में लिखा रहता था ऑल इंडिया परमिट है, सब कुछ लिखा रहता था। एक राज्य से जैसे ही दूसरे राज्य में जाता था उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से ये जीएसटी आ गया है, तो यदि आपने एक बार जीएसटी पटना में दे दिया, सहरसा में दे दिया, ठीक है, तो वो सामान को लेकर के आप यदि बम्बई भी जाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा ना।
No, sir. नहीं देना No, पड़ेगा। नो sir. सर। इससे फायदा क्या है देखिए कि एक ट्रक वाला जाता है तो बार बार पुलिस का उसको हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है, बार बार उसको रुकना नहीं पड़ता है, उस पुलिस को घूस नहीं देना पड़ता है, वो ठीक है, उसको ट्रक को कोई रोकता नहीं है तो ताकि ट्रक जल्दी से पहुंच जाता है वहां, ठीक है, सामान भी नष्ट नहीं हो पाता। तो हमारे यहाँ भी जो सीमा शुल्क था, उस सीमा शुल्क को लाने में हमारे यहाँ जीएसटी लाया गया, और जीएसटी ला करके पूरे देश में एक समान गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, ठीक है, जिसके तहत पूरा भारत में एक जीएसटी हो गया। तो दैट मीन्स हमने क्या कहा था कि राष्ट्र वहां होता है जहां एक समान कानून हो, एक समान व्यवस्था हो, एक समान प्रजाति के लोग हो। तो जीएसटी जो आई है तो इससे आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पूरे भारत में एक समान कानून व्यवस्था आ गई? लग रहा है या नहीं लग रहा है बताइए? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो ये Yes, sir. और ये यस सर। यदि जीएसटी पूरे देश में एक समान नहीं होता तो क्या होता कि जैसे ही बिहार से आप झारखंड जाइएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, झारखंड से पुनः बिहार आइएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए कितना माथापच्ची वाला बात था या नहीं था? इस माथापच्ची को Yes, यस sir. सर। इस माथापच्ची को हम लोग कभी और बताएंगे आपको, अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग। हम आपको और बता देंगे कि टैक्स कैसे लगता है। जैसे आप मान लीजिए कि गेहूं लाए, गेहूं से आपने आटा पिसाया, तो आपने क्या किया, गेहूं का कीमत मान लीजिए 30 रुपया है, तो आटा पिसाने के बाद उस आटा का कीमत हो गया 40 रुपया। तो 30 रुपया पे आपने तो टैक्स दिया था, क्लियर? Yes. यस सर। 30 रुपए का गेहूं आपने खरीदा तो उस पे तो टैक्स दिया। अब अभी सिंह क्या करता है, जाके 1 किलो आटा खरीद के लाता है और वहां टैक्स देता है, ठीक। अब अभी सिंह 1 केजी आटा गेहूं को लाके आटा पिसाता है, 2 रुपया में 2 रुपया लगा तो आटा पीस दिया। अब उस आटा का कीमत हो गया 40 रुपया 45 रुपया, ठीक है। अब उस आटा को ना वो ले जाके मनसिका को बेच दिया, ठीक है। मनसिका उस आटा को ली, अब पाव रोटी बनाने लगी, ठीक है। उस 1 केजी आटा से मनसिका ने जो है पाव रोटी बनाया। पाव रोटी बनाने के बाद जो वो 40 रुपया में खरीदी थी, अभी सिंह को 40 रुपया का टैक्स देना। अभी सिंह 30 रुपया में आटा खरीदा था और 40 रुपया में बेचा, तो अभी सिंह 10 रुपया पे ही टैक्स दिया, याद रखना, क्योंकि तीस रुपया Yes, sir. 30 रुपया यस सर। 30 रुपया, खरीदा 80 रुपए। हाँ, कि जितना खरीदा और जितना बेचा उसका जो अंतर उसी पे टैक्स दिया। 30 रुपए तक तो टैक्स वो दे चुका था, 10 रुपया बढ़ाया, सामान यस सर। 40 रुपया बेचा, तो 10 रुपया पे टैक्स दिया। अब मनसिका उस 40 रुपया के सामान को ले करके 100 रुपया का पाव रोटी बना डालती है, क्लियर, ठीक है। अब जब Yes, sir. अब यस जब सर। अब जब मनसिका उस बनाती है तो मनसिका क्या हुआ, 40 रुपया में 60 रुपया का वैल्यू बढ़ा दी उस सामान का, ठीक है। तो मनसिका यस को अब 60 रुपया का, 40 रुपया पे नहीं, अब 60 रुपया पे मनसिका को टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर। अब मनसिका जब 60 रुपया का पाव रोटी बना दी, तब पता चलता है कि यहाँ पे जो है ये क्या राखी है, राखी क्या कर रही है कि उस पाव रोटी से बना करके ब्रेड ऑमलेट नहीं होता है, समझ रहे हो, ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। Yes. Yes, sir. ब्रेड ऑमलेट बना करके वह जो है कि उसी 100 रुपया के सामान को 500 रुपया में बेच रही है, ठीक है। उस Yes. ठीक है, तो अब जो है राखी को टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपया का तो सामान था, 100 रुपया तक तो ये Yes. मनसिका दे चुकी थी, तो अब उसको राखी को 400 रुपया पे टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसी तरह से पहले जो चलता था, पहले मतलब जीएसटी के आने से पहले, कि हमारे यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स चलता था। क्या चलता था? वैल्यू एडेड। लिख लीजिए, आप लोग लिखिए एक लाइन, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले भारत में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले मूल्य वृद्धि कर वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था। Yes, sir. यह बहुत पेचीदा था, ठीक है, और बहुत जटिल था। लेकिन जीएसटी व्यवस्था आने पर जो है यह व्यवस्था जो है आसान हो गई है, लोगों को सुविधाजनक हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? Yes. Yes, sir. एक बार टैक्स दीजिए और फिर आप छुट्टी ले ओके। लीजिए, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सीमा शुल्क क्या होता है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। सीमा शुल्क का संबंध राष्ट्रवाद में जो हम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि जब देखो, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है बाबू। Yes, sir. अब यस सर। टॉपिक पे थोड़ा सा समझो
कि जब समाज में परिवर्तन आएगा, जब समाज में परिवर्तन आएगा, जब समाज बनता है व्यक्ति से, बनता है ना, Yes, sir. तो व्यक्ति के सोच में जब परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा या नहीं, हाँ या ना? व्यक्ति Yes, sir. व्यक्ति के सोचने के तरीका में, व्यक्ति के काम करने के तरीका में, व्यक्ति के संस्कार में, हेलो, व्यक्ति के संस्कार में। नीता कुमारी कौन है? सर सुशांत। अच्छा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब व्यक्ति के सोच में, व्यक्ति के काम करने के तरीका में चेंजिंग आएगा तो उससे समाज में चेंजिंग आएगा या नहीं, बताइए आप हमको, आएगा ना? Yes, sir. अभी आप एक छोटा सा, हम किसी समाज की निंदा नहीं कर रहे हैं, ना हम दमगरी की निंदा कर रहे हैं, ना नादों की निंदा कर रहे हैं, ना हम समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। आप किसी भी गांव को ले लीजिए, नादो को ले लीजिए, दमगरी को ले लीजिए, बरसम को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ठीक है? आप फुलवरिया को ले लीजिए, आप देखिएगा कि वहां व्यक्ति नशा का सेवन करता है, या तो ताड़ी दारू पीता है या गांजा भांग खाता है, ठीक है? और इस रूप में जब वो नशा का सेवन करता है तो वो इतना झगड़ालू हो जाता है कि आपस में झगड़ा करते रहता है। और नशा करने से क्या होता है कि नशा करने से उसकी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि वह कोई भी मजबूत काम नहीं कर पाता है, आपस में ही झगड़ता रहता है। और नशा में क्या होता है कि आदमी की बुद्धि खो जाती है, दैट मीन्स अपने आप को भूल जाता है हर चीज से, ठीक है ना? उसको अपनी जिम्मेवारी पता चलता है ना, बेटी के लिए क्या करना है, पत्नी के लिए क्या करना है, बाल बच्चे के लिए क्या करना है, गांव के लिए क्या करना है, भूल जाता है। उसको सिर्फ अपने से मतलब हो जाता है, ठीक है? और वह अपने को भूलने की स्थिति, अपने को भूल जाता है कि हम कौन है, और इस रूप में वो नशा का सेवन करता है। और नशा के सेवन करने वाले आदमी का अपने पे कंट्रोल नहीं होता, और जिसके कारण वो झगड़ा झगड़ा करता है। अब यदि किसी कारण से, चाहे भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, या कोई ऐसे मौलाना आ जाएं जो मुसलमानों में प्रवचन करें, या हिंदू में कोई ऐसे संत आ जाएं, साधु आ जाएं, सन्यासी आ जाएं, प्रवचन दें, ठीक है, जिसके कारण ऐसा हो कि लोग शराब पीना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें, ताश खेलना छोड़ दें, तो उनका जो समय ऐसे बर्बाद हो जाता है, उस समय का उपयोग वो अपने काम के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? और जब उस काम के लिए करेंगे तो या तो वह काम बाहर जाके करेंगे या घर में करेंगे। घर में जब वो काम करेंगे तो बच्चों पे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, परिवार के विकास पे ध्यान देंगे। बाहर जाके कमाएंगे, काम करेंगे तो कुछ पैसा लेकर के आएंगे। इस रूप में उनका परिवार मजबूत होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो मैं यहाँ कह रहा था कि यदि व्यक्ति के सोच में, ठीक है, जो ताड़ी दारू पीता है, यदि उस व्यक्ति के सोच में किसी तरह से चेंजिंग ला दिया जाए, समझदारी से, डंडा के जोर से, धमका के, या किसी भी कारण से, ठीक है, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, आप लोग मत कीजिएगा ऐसा किसी के साथ, ठीक है? हेलो, तो हाँ, तो किसी व्यक्ति के सोच में यदि चेंजिंग लाते हैं तो अभी हम उसमें समाज में चेंजिंग होगा या नहीं? अभी हम जो आप लोग Yes, sir. यदि हम आप लोग सभी बात करते हैं, और यदि हम बात करके हम जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इससे आपके दिमाग में चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा? और Yes, Yes, sir. sir. यदि आपके दिमाग में इन बातों से चेंजिंग आएगा तो अच्छा और बुरा का फर्क करना आप स्टार्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? और जिस व्यक्ति में अच्छा और बुरा में अंतर करना आ जाता है, वह व्यक्ति अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, हमें बताइए। Yes, sir. बनेगा। और जब जब व्यक्ति बनेगा तो समाज बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। अब यहाँ पे बाबू ये देखिए कि समाज से ही जुड़ा होता है राज्य, और समाज से ही जो राज्य से ही जुड़ा होता है राष्ट्र, ठीक है? तो समाज क्या है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि समाज क्या है? समाज क्या है? जैसे एक मुस्लिम समाज होता है, एक हिंदू समाज होता है ना? एक जो होता है राजपूत समाज है, मान लीजिए, एक मान लीजिए यादव समाज है, एक मान लीजिए मान लीजिए कि दलित समाज है, ठीक है, मान लीजिए एक आदिवासी समाज है, मान लीजिए, हम आपको कह रहे हैं, ठीक, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो अब मुस्लिम समाज, एक मुस्लिम को कुछ हुआ, सारे मुस्लिम मतलब एक तरफ एकत्रित हो गए। एक हिंदू को कुछ हुआ, सारे हिंदू एक जगह यूनाइट हो गए। एक राजपूत को कुछ हुआ, सारे राजपूत यूनाइट हो गए। एक यादव को कुछ हुआ, सारे यादव यूनाइट हो गए। एक हरिजन को या दलित को कुछ हुआ, सारे हरिजन और दलित यूनाइट हो गए, एक हो गए। एक यूनाइट का मतलब संगठित हो गए। एक आदिवासी को कुछ Yes, हुआ, एक आदिवासी को कुछ हुआ, सारे संगठित हो गए। तो ये जो समाज, ये तो समाज है ना बाबू?
समाज है, Yes, sir. ठीक है। लेकिन यस सर। इससे बड़ा समाज क्या है कि हम सभी दमगरी वासी या हम सभी नादो वासी, तो उसमें एक मुस्लिम भी आता है, एक हिंदू भी आता है, राजपूत भी आता है, दलित भी होता है, ब्राह्मण भी, सब आता है या नहीं आता है, बताइए आप हमको, ठीक है। यस सर। Yes, तो sir. यदि यदि हम छोटे समाज से जुड़े रहेंगे तो हमारी भावनाएं छोटी होगी, और यदि हम बड़े समाज से जुड़े रहेंगे तो हमारी भावना बड़ी होगी या नहीं होगी। यस सर। Yes, sir. इसीलिए जैसे हिंदू धर्म में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक कुटुंब के समान है। बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? बोला जाता है ना, ठीक है। यस और सर। पूरा विश्व का मतलब हो गया, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से मतलब हो, चाहे चिड़िया पेड़ पौधे आकाश, सभी मिलकर के सभी के साथ हम सामंजस्य के साथ रहेंगे तो हमारा एक समाज है या नहीं है। यस अभी सर। अभी हम लोग बाबू ध्यान देना, थोड़ा गौर से देना, मजाक नहीं करना। दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मेरी बात समझ रहे हो? जिसका ऑफ कर लो वहां बाबू। दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग को मेरा डिविएट करोगे ना तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझा पाएंगे। हम यहाँ ये कह रहे थे कि जब राष्ट्रवाद आएगा तो राष्ट्र एक बड़ा समाज है या नहीं है, और इस समाज में लोग अपने मुस्लिम होने को भूल जाएंगे या नहीं भूल जाएंगे, हिंदू होने को भूल जाएंगे या नहीं भूल जाएंगे, राजपूत होने को भूल जाएंगे या नहीं भूल जाएंगे, यादव होने को भूल जाएंगे या नहीं भूल जाएंगे, गरीब होने को भूल जाएंगे या नहीं भूल जाएंगे, अमीर होके सब लोग हम लोग ये समझेंगे कि मेरा एक घर है, चाहे अमीर हो गरीब हो राजपूत हो छोटा हो बड़ा हो, कोई जाति किसी धर्म का हो, सब लोग मिल करके एक हो जाते हैं या नहीं हो जाते, होते हैं या नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब राष्ट्रवाद भी एक समाज है, पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है। और जैसे ही हम छोटे समाज से बड़े समाज की तरफ जाएंगे, छोटे मान लीजिए आप एक छोटा संगठन में काम करते हैं और एक बड़ा संगठन में काम करते हैं, तो छोटा संगठन में काम करते हैं तो आपको ताकत कितनी मिलेगी? कम मिलेगी। यस सर। लेकिन यदि बड़े संगठन में आप काम करते हैं तो आपको ताकत ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर। मिलेगी, ज्यादा ताकत मिलेगी। तो मेरा यहाँ कहना है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा समाज है, एक बड़ा ये है, और इससे भी हम जुड़ते हैं तो हमें ताकत मिलती है। अब आप एक चीज देखिए, हम जहाँ रहते हैं तो हमारा समाज, हम ये मानते हैं कि हम राजपूत हैं तो हम सिर्फ राजपूतों के समाज के लिए ही काम करेंगे। हम यदि ये मानते हैं कि हम यादव हैं तो हम सिर्फ यादव समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन जब हम मानते हैं कि नहीं हम दमगरी वासी हैं, नहीं हम नादो वासी हैं, तो हम पूरे नादो और पूरे पंचायत के लिए काम करेंगे। जब हम सहरसा वासी हैं तो पूरे सहरसा के लिए काम करेंगे, करेंगे ना बाबू, क्लियर है ना? यस सर। इसमें अब एक चीज और देखिए कि हम जहाँ रहते हैं वहां का पर्यावरण, पेड़ पौधा पशु पक्षी मिट्टी पानी, यदि पानी दूषित होगा तो हम दमगरी में रह पाएंगे क्या? पानी वहां दमगरी में नहीं मिलेगा तो हम रह पाएंगे क्या? वहां की मिट्टी यदि उपज नहीं देगी तो हम क्या रह पाएंगे? वहां नहीं रह पाएंगे ना, ठीक है। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा पर्यावरण भी हमारे समाज का हिस्सा है या नहीं है? जैसे समझ रहे हो ना बाबू, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। जैसे जैसे हमारे सोचने का दायरा बढ़ता है, जैसे जैसे हम समझदार होते हैं तो हम भूल जाते हैं। पहले तो हमको लगता है कि मेरा परिवार यही है, मेरे माता पिता भाई बहन सिर्फ। उसके बाद लगता है कि नहीं मेरा गोतिया दियाद भी मेरा परिवार है। उसके बाद लगता है नहीं पूरा गांव मेरा परिवार है। उसके बाद लगता है नहीं 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 नहीं, पूरा इंसान मेरा परिवार है, इंसान जाति मेरा परिवार है। मानते हैं ना हम लोग इसको, ठीक है। तो उसी तरह से जब हमारी समझदारी और आती है तो हम क्या लगता है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी वो सारा मेरा समाज है। और वह जो मेरा समाज है, तो अब ये बताइए कि आपके समाज में पर्यावरण भी आ गया या नहीं आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र आ गया या नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बताइए? यस सर। ठीक है। तो हमारा समाज, जैसे जैसे हम समझदार होते हैं वैसे वैसे हम एक बड़े समाज से जुड़ते हैं, और बड़ा समाज से जैसे ही जुड़ते हैं, आप हमको एक चीज बता दीजिए, यदि आप अपने घर के बेटा हैं तो घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप दूर करते हैं या शिकायत करते हैं? जो उस घर का बेटा है उस गलती को दूर करेगा ना, कि उसका शिकायत करेगा जाके दूसरे से, क्या करेगा?
दूर दूर करेगा। दूर करेगा, ठीक है। तो यदि इस मिट्टी में या इस बड़े समाज में कोई गलती है, यदि यदि हमारे समाज में जातिवाद है या हमारे समाज में धर्मवाद है, हिंदू मुस्लिमवाद है, कुछ भी है, तो हम इसे दूर करेंगे कि एक दूसरे को पीटेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे और शिकायत करेंगे जा करके? क्या करेंगे? एक अच्छा बेटा क्या करेगा? एक अच्छा बेटा करेंगे सर। हर कष्ट को सह करके उस समस्या को दूर करेगा ना। आपके पिताजी में कोई यस दिक्कत हो, आपके पिताजी में कोई दिक्कत हो, आपके पिताजी मान लीजिए झगड़ालू है, कुछ भी है, तो आप पिता का ताकत बनेंगे। आप उनको एक अच्छा सा समझदारी देंगे, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके पिताजी क्यों झगड़ालू हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि अरे पिताजी तो बहुत चिंता करते हैं इसलिए झगड़ा करते हैं। तो आप पिताजी की चिंता को दूर न करेंगे कि झगड़ा करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, दूर करेंगे सर। दूर करेंगे। जस्ट एग्जैक्टली, यू आर राइट मिस्टर अभी सिंह। तो हम आप लोग को वहीं ले जा रहे थे कि राष्ट्रवाद जो होती है एक ऐसी भावना है जहां हमारी क्षुद्रताओं को, जहां हमारी छोटी सोच को जो है ना कि साइड करके एक बड़े सोच को आकार दिया जाता है। और यही हमारा जो है राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद में हम अपनापन भूल जाते हैं, हम समाज में अपने आप को, ठीक है, अर्पित कर देते हैं। अज्ञे की एक कविता है, अज्ञे अज्ञे है ना, सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञे का नाम सुने होगे तुम लोग। हर एक एग्जाम में पूछता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे का पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यानंद सच्चिदानंद अज्ञे। अज्ञे ने एक कविता लिखा है, ठीक है, मैं हूं एक दीपक, दीपक का क्या, दीपक पंक्ति को देगा अपना दीपक। मेरे कहने का मतलब कि एक दीपक की ताकत उसी में है कि वह अपनी अपनी ताकत है वो एक पंक्ति को देते हैं ना, ये दीपक पंक्ति में सजा देते हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे थे। अब चलो बाबू 5-10 जो हम लोग टाइम है उस टाइम में हम लोग थोड़ा ब्रेक लोगे क्या तुम लोग? नो सर। ठीक है। नो तो सर। तो हम राष्ट्रवाद की अवधारणा पे हम लोग आ गए। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जाता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। भाषाई आधार पर हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम बांग्ला बोलने वाले हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं, इसको भूल के नस्ल बोलने पर कि हम गोरे नस्ल के हैं, मुजले नस्ल के हैं, हम काले नस्ल के हैं, ठीक है, इसको भूल करके आवासीय हम बिहार में निवास करते हैं, हम महाराष्ट्र में निवास करते हैं, हम तमिलनाडु में निवास करते हैं, इसको आधार पे भूल करके एक राष्ट्र का निर्माण करता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है ना, ठीक है। यस जैसे सर। जैसे हमने क्या कहा कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले जितने लोग हैं उनको हिंदू कहा जाता है। क्योंकि इकबाल एक ऐसे कवि थे, इकबाल का नाम सुने होंगे, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से हिंदोसिता हमारा, एक मुस्लिम कवि हैं, उन्होंने लिखा था सारे जहां से हिंदोसिता हमारा, हिंदू हैं हम हिंदोसिता हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ हिंदू कह रहे हैं हम कि वो कह रहे हैं कि हिंदू हैं हम। तो हिंदू यहाँ क्यों आया? तो सिंधु नदी का उच्चारण, सिंधु नदी का जो अरबियन कंट्री है, जो मुसलमान अरबी भाषा में सौ का उच्चारण जो होता है ना वो हौ की तरह होता है। और जब सौ का उच्चारण हौ की तरह होता है, क्लियर? लिंक, यदि लिंक कट जाएगा तो फिर हम लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। यस सर। या लिंक कट जाएगा तो नहीं करेंगे आज, क्या आगे कल करेंगे, ठीक है। सर करेंगे सर। हाँ तो यहाँ सुन लो, 5 मिनट सुन लो ना, ये लोग नहीं था कल। तो 100 का उच्चारण जो है ना वो लोग हौ की तरह करते हैं। हेलो, 100 का उच्चारण वो लोग, यस सर। 100 का उच्चारण वो लोग हौ की तरह करते थे। तो सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, ठीक है। और इस रूप में हिंदू का मतलब हो गया कि इस भारत के इस एरिया में रहने वाले सारे लोग, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हों। तब ना मोहम्मद, मुसलमान कवि इकबाल भी कहते हैं कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए कि जो भी मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं वो सारे लोग पहले हिंदू ही थे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अरब कंट्री से आए हैं, ठीक है। और मुसलमानों में भी जैसे जैसे हिंदू जाति में भी अगरा और पिछड़ा होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है, वैसे मुसलमानों में भी अगरा और पिछड़ा होता है। उसमें उसमें भी अशरफ होते हैं, अजलाफ होते हैं, पसमानदा होता है, उसमें भी इस तरह से विभाजित है। तो कहने का मतलब कि हम इस एरिया में जो हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हमारी समस्याएं एक है, हमारी पहचान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा नस्ल एक है, हम लोग एक ही नस्ल के हैं। विज्ञान ने भी प्रमाणित किया कि हम सारे लोगों का नस्ल एक है।
मुश्किल से 1% लोग हैं जिनका नस्ल अलग है। 99% चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका नस्ल यही है। ठीक है, हम किसी और दिन इसमें क्या क्या आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बाबू कहीं से। ये सब हल्ला करेंगे। हाँ, हल्ला नहीं करना। हेलो, ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग चले हैं। और तो यहाँ क्या है ना कि राष्ट्रवाद, हमने कल बताया था कि राष्ट्रवाद का विकास यूरोप से हुआ है ना। ठीक है, और राष्ट्रवाद का जब विकास यूरोप हुआ है तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट होता है। फ्रांसीसी क्रांति के तहत राजा के शासन को हटा करके वहां जो है जनता का शासन लाया गया। क्या लाया गया? जनता का जनता का जनता के शासन को। और जो वहां का राजा था हेनरी हेनरी 14वां, उसके शासन को हटा, वह निरंकुश शासन था। वह, जानते हो, उसकी जो रानी थी कैथरीन उसकी बीवी का नाम था। ठीक है, वो कहती थी जब जनता विद्रोह कर दिया तो वो कहती थी कि लोग उससे पूछते थे कि उन लोगों से पूछती थी कि जनता विद्रोह क्यों किया। तो लोगों ने बोला कि जनता को रोटी नहीं मिल रही है तो इसलिए जनता ने विद्रोह किया। तो वो कैथरीन क्या बोलती थी पता है? कैथरीन बोलती थी कि अरे, उसको रोटी नहीं मिल रहा है तो ब्रेड खाए ना, ब्रेड खाना चाहिए, ब्रेड मिल रहा है ब्रेड खाओ। ठीक है कहने का मतलब कि जिस आदमी ने समस्या को नहीं झेला, क्या उसको समस्या पता रहेगा? नहीं रहेगा ना। नो सर नहीं रहे। सर तो कैथरीन को ये पता ही नहीं था कि जिसको रोटी से तो ज्यादा महंगा ब्रेड होता है, जब रोटी नहीं मिल रहा है तो ब्रेड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और जब जनता विद्रोह कर रही है रोटी के लिए तो ब्रेड कैसे खा लेगी? ब्रेड से पेट भरता है क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद स्टार्ट होता है। जैसे हमने बताया था कि समुद्र में एक एक या ठंडा पानी में या पोखर में एक हम पानी, एक ढेला फेंकते हैं तो एक वेव क्रिएट होता है ना, एक तरंग क्रिएट होता है ना। यस सर ठीक है, तो वही 1789 जो है एक पत्थर का टुकड़ा है जो समाज में डाला गया, और उसने क्या किया कि एक वेव उत्पन्न किया, और उस वेव के द्वारा सो राष्ट्रवाद का विकास होता है। क्लियर? यस सर और इस राष्ट्रवाद के से पहले हमने आप लोग बताया था कि पुनर्जागरण पुनर्जागरण होता है। वो फिर से जगते हैं, नई सोच के साथ जगते हैं, नई ऊर्जा के साथ जगते हैं। और जब नई ऊर्जा के साथ जगते हैं तो राजाओं का पतन होता है, सामंतवाद का पतन होता है, और फिर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आती है, और फिर उसी से राष्ट्रवाद का विकास होता है। बताए थे ना कल, सारी चीजें हुई थी ना यस चर्चा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विकास होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आईएएस के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद के विकास ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया, कैसे? चर्चा करें। किसी के पास किसी का भाई बहन यदि तैयारी करता होगा आईएएस का, यूपीएससी का, तो उससे पूछना, और उसका इतिहास यदि सब्जेक्ट हो, इतिहास उसका सब्जेक्ट हो, तो पूछना क्या कभी ऐसा क्वेश्चन इतिहास में आया है, क्या नहीं आया है कि राष्ट्रवाद ने जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका अदा की, इसकी चर्चा करें। ठीक है, या फिर पूछेगा कि कावूर ने और मेजनी ने और गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भूमिकाओं के तहत कैसे इटली का एकीकरण किया, इसकी चर्चा करें। क्लियर? यस सर ठीक है, तो ये सर चीजें, हाँ सर बाबू बताओ। तो ये चीजें चलती है। तो हमारे कहने का मतलब ये, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, यह टॉपिक, ये मत समझना कि 10th का टॉपिक है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे एसएससी की तैयारी करो या कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद, पुनर्जागरण, धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद, सामंतवाद का पतन, इसके बारे में अच्छी चर्चा होती है वहाँ। ठीक है, और हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एक हम लोग अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और यदि हम 10वां की क्लास की अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो मेरा 11वां आसान हो जाएगा, और 11वां की अच्छी से तैयारी करेंगे तो हमारा 12वां आसान हो जाएगा। बताए थे ना। यस सर ठीक है, तो हम यस सर एक्चुअली हमारे पास 8:30 का एक रेस्ट्रिक्शन है। हम तो पढ़ा सकते हैं, अभी हम तो 12 बजे रात तक पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेकिन प्रश्न है कि समीक्षा, बाबू, समीक्षा अपने घर से दूर से आती है, और सबके घर में माता पिता खाना पीना लेकर के रुके। सर हाँ बाबू बताओ। ठीक है, हर किसी के घर में खाना बना है। सर एकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको यूनिफिकेशन कहते हैं, एक करना, जोड़ना।
ठीक है। जैसे जैसे आज बताते हैं दमगरी और लदवा दोनों दो था ना। आज वहां एक चौक बन गया। गांव में चौक बना लदवा यस और दोनों का एकीकरण कर दिया या नहीं कर दिया। जो दो पहले दो गांव थे, अब वो चौक बन जाने से ऐसा लगता है कि दमगरी और लदवा का एकीकरण हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, yes, यस sir. सर ठीक है, तो एकीकरण का मतलब होता है जोड़, एक करना, एकीकरण, एक करना। एक करना एक मतलब हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे सरदार करना सर हाँ, क्या बाबू? एकजुट करना हाँ, एकजुट करना। जैसे सरदार पटेल ने जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो बहुत सारे रियासत थे भारत में, सारे रियासतों को मिला करके भारत में मिलाए थे कि नहीं सरदार पटेल? ठीक है ना? तो यस सर एक किए थे ना। तो इस तरह से हाँ, आप लोग को अब हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। आप लोग को एक देते हैं कि यदि किसी के भाई वगैरह भी यदि क्लास में जुड़ना चाहते हो, तो आप उनको लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर हाँ, Yes, sir. लेकिन हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, उनको सुनना होगा, सुनेंगे। यदि उनको कुछ हमसे पूछना होगा, तो वो आपको आपसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम समीक्षा पूछो, तो राखी तुम पूछो, सोनी तुम पूछो, या मनसिका तुम पूछो। तो मनसिका हमसे पूछेगी, राखी पूछेगी, समीक्षा पूछेगी, सोनी मौसम पूछेगी। है ना, समझ रही हो? या कादिर पूछेगा, या ठीक है, कादिर है। एक और क्या नाम है बाबू? उसका नाम हम भूल रहे हैं। कादिर शाकिर क्या? साकिर, शाकिर हाँ Sakir. साकिर, या साकिर पूछेगा। तो जिसको भी जोड़ना हो आप उसको लिंक भेज दीजिएगा और हमको बता दीजिएगा, तो हम जोड़ लेंगे उसको। और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि उससे फायदा उसको होती है तो कोई दिक्कत नहीं। और हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो 10th के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में आपको आने वाले कंपटीशन में इसका इतना फायदा होगा कि तुम जो उस एग्जाम का क्वेश्चन देखोगे ना, तो बोला अरे यार, तो चुटकियों पे ये तो ठीक है, छक्का मार के हम आ जाएंगे। ठीक है, और मेरा वादा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो फिर कहना मेरे साथ कि सर आपने हमारे साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया। मेरा मकसद ये है कि मैं इसको मान के चलता हूँ कि मेरे गांव से, चाहे लदवा हो, भादा हो, इनरवा, जहां से हो, साकिर साकिर भी एक बड़ा ऑफिसर बने, ओंकार भी एक बड़ा, मनसिका भी एक बड़ा सा पदाधिकारी बने, कादिर भी बने, नयन भी बने, अभी सब लोग बने, समीक्षा, राखी, मौसम, सोनी, सब लोग एक बड़ा ऑफिसर बने, एक बड़ी अच्छी जिंदगी जिए। और ऐसी जिंदगी जिए जिसमें उसके पिताजी ने जो सपना देखा है उसके जन्म के समय, वो सपने साकार हो सके। क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मिलके? यस सर ठीक है, Yes, sir. तो हमने जो आज आपको पढ़ाया है, इसको आपस में चर्चा कीजिएगा आप लोग। कल भी आप लोग को जो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पहले हमको बता दीजिएगा। ठीक है बाबू? यस सर Yes, sir. और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चूंकि 8:38 होने जा रहा है, पढ़ाने का तो हमको बहुत मन है। हमको तो आधा घंटा के बाद तो मेरा पिकअप पड़ता है। हमको तो पढ़ाने में आधा घंटा के बाद तो मजा आता है। लेकिन समीक्षा है, बाबू है, रात का समय है, उनको जाना है ना बाबू? समीक्षा, यस सर हाँ बाबू, ठीक है, पढ़ाई कर रही हो ना मन से? यस सर तुमको कोई दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुम पूछ लेना, है ना? कुछ भी, यस सर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो हमको पर्सनली। ठीक है, या फिर इस समय भी तुम पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तुमको डांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए बैठे हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य, वो जज्बा, वो जोश पैदा करने के लिए बैठे हैं, ताकि तुम भी आसमान को छूने की जज्बा रखो। तुम भी आसमान की हर चीजों को अपने पास ला सको। तुम भी दुनिया में किसी भी लड़की से, चाहे कहीं हो, दिल्ली पढ़ती हो, अमेरिका पढ़ती हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो। लेकिन हाँ बाबू, हमारा ये मेहनत अधूरा है जब तक आप लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, है ना? यस सर Yes, ठीक sir. है, तो इस उम्मीद से कि आप लोग ईमानदारी से ये काम करेंगे। ठीक है, देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा छात्र बनना, एक अच्छा बहन बनना सब जरूरी होता है। मानते हो ना इसको? यस सर ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है। अरे राखी, उसको बैठाना, तुम्हारी छोटी सी क्यूट बहन है, उसको भी बैठाना, बहुत प्यारी है, उसका चेहरा भी। यार बगल में ही बैठी हुई है क्या क्या? बगल में ही बैठी हुई है बात कर लीजिए हाँ बाबू, उसको बैठाना, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट, हमको पूरा विश्वास है, वो बहुत अच्छा करेगी, वो पूरे गांव का, पूरे इलाका का नाम रोशन करेगी वो लड़की। उसके चेहरा में एक चमक है। ठीक है, और चमक जो है भगवान के दया से वो अच्छा करे, है ना बाबू?
यस सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए हम लोग आज खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर जो है इस टाइम में मिलते हैं। तो आज की सभा खत्म। यस चलिए बाय। सर। चलिए बाय।